आज से करीब 30 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दे लिव। एक ऐसी फिल्म जिसे बनाया गया था इस दुनिया की सच्चाई दिखाने के लिए, वो सच्चाई जो आपसे आज भी छुपाई जा रही है, क्योंकि जब तक आप सोते रहोगे वो जीते रहेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों बनाई है। उसकी वजह यह है कि यह फिल्म जिसका नाम दे लिव है, इसे पूरी तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ब्रेन वॉशिंग एजेंडा को एक्सपोज करने के लिए बनाया गया था। इस फिल्म का मेन मकसद लोगों को ये दिखाना था कि आज किस तरीके से मीडिया के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए, टीवी के ज़रिए हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हमारे माइंड को प्रोग्राम किया जा रहा है। ये फिल्म आज से करीब 30 साल पहले यानी 1988 में रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म में मेन एक्टर एक रॉडी पाइपर नाम के शख्स थे जिनकी अब अफसोस मौत हो चुकी है। तो आज मैं बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को इस फिल्म की स्टोरी बताने के साथ साथ आप लोगों को ये पूरी फिल्म भी दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको एक नज़रिया मिल पाए ये जानने का कि जिन सीक्रेट सोसाइटीज़ की हम बात किया करते हैं वो असल में हमारी दुनिया पर कंट्रोल आखिर कर कैसे रहे हैं। और इस फिल्म को देखने से पहले आप अपने दिमाग में ये बात डाल लें कि इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया था। इस फिल्म के एक्टर रॉडी पाइपर ने ट्विटर पर ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया था कि दे लिव इज़ अ डॉक्यूमेंट्री, यानी ये फिल्म पूरी तरीके से हकीकत को देखते हुए बनाई गई है। लेकिन इस फिल्म में कहीं पर भी इल्यूमिनाटी, रॉथस्चाइल्ड या किसी और सीक्रेट सोसाइटी का नाम नहीं लिया गया है। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाया है उन्हें अपनी जान की फिक्र तो होगी ही, इसलिए उन्होंने बिना नाम लिए हर जगह पर दे शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि मुझे अफसोस है कि अब तक यूट्यूब पर किसी ने भी हिंदी या उर्दू भाषा में इस फिल्म के बारे में एक भी वीडियो नहीं बनाई है। खैर, शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा अपने स्पॉन्सर के लिए। जी हाँ, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मिस्टर आफ्ताब अहमद ने, जो कि एक अवार्ड विनिंग पोइट के साथ साथ एक राइटर भी हैं। और आफ्ताब सर ने अभी एक नावल पब्लिश किया है जिसका नाम है अ बुक इन हर हैंड। एक ऐसी नावल जिसे खास तौर पर लिखा गया है उन बेसहारा और मजबूर बच्चियों के खातिर जिन्हें चाहते हुए भी पढ़ाई करने का, एक अच्छी शिक्षा हासिल कर पाने का मौका नहीं मिल पाता। इस नावल को मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मुझे कहना पड़ेगा कि ये नावल आसानी से मेरी उन फेवरेट किताबों में से एक बन चुकी है जो मैंने अब तक अपनी लाइफ में पढ़ी हैं। अब अगर आप भी बुक्स या नॉवेल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप आफ्ताब सर की इस नावल पर एक नज़र ज़रूर डालें। ये नावल आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में डाल दी है। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक सीन के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस फिल्म के मेन एक्टर यानी रॉडी पाइपर एक शहर में टहलते हुए नजर आते हैं। और टहलते टहलते वो एक चर्च के पास जा पहुँचते हैं, जहाँ वो ये देखते हैं कि उस चर्च का एक पादरी उस शहर में रहने वालों को एक वार्निंग दे रहा होता है, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि उन्होंने सीक्रेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेकर हमारी गवर्नमेंट तक सारी चीज़ों पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन हमें इस सच्चाई से अंधा करके बहुत दूर रखा जा रहा है ताकि वो लोग हमारा इस्तेमाल कर सकें। सर आप भी सुनिए। They have taken the hearts and minds of our leaders. They have recruited the rich and the powerful, and they have blinded us to the truth. Our human spirit is corrupted. Why do we worship greed? Because outside the limit of our sight, feeding off us, perched on top of us from birth to death, are our owners. Our owners. They have us. They control us. लेकिन रॉडी पाइपर को ये सारी बातें एक बकवास लगती हैं और वो उस जगह से चले जाते हैं। आगे इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग बिल्कुल ब्लैंक होकर टीवी स्क्रीन की तरफ घूर रहे होते हैं, जैसे टीवी के जरिए उन्हें हिप्नोटाइज किया जा रहा हो। आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे घरों में लोग इकट्ठे होकर टीवी देख रहे होते हैं। लेकिन अचानक उसी वक्त एक अजीब सी घटना होती है। हमारे सामने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, एक ऐसा ग्रुप सामने आता है जो कि इन रूलिंग क्लास एलिट्स या कह लीजिए कि इल्यूमिनाटी के खिलाफ काम कर रहा होता है। और इन एलिट्स की सच्चाई लोगों को बताने के लिए उस शहर के सारे टीवी चैनल्स को हैक करके टीवी पर सबके सामने वो ग्रुप एक वीडियो जारी करता है। The movement was begun 8 months ago by a small group of scientists who discovered, quite by accident, these signals being sent through. It's giving me a headache. Yeah, tell me about it. Must took the hackers months to figure out how to do this. The poor and the underclass are growing. Racial justice and human rights are non-existent. They have created a repressive society, and we are their unwitting accomplices.
इसके बावजूद भी लोगों को ये बातें एक बकवास, एक सर दर्द से ज़्यादा और कुछ नहीं लगती और लोग अब भी इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहे होते हैं, जैसा आज असल में हमारी दुनिया में होता भी है। ये सब देखने के बाद रॉडी पाइपर एक अजीब सी चीज़ नोटिस करते हैं। उन्होंने देखा कि अभी जो इंसान टीवी पर आ रहा था वो इंसान बिल्कुल उन्हीं बातों को दोहरा रहा था जो बातें अभी थोड़ी देर पहले चर्च का पादरी कह रहा था। ये देखने के बाद रॉडी पाइपर को उस चर्च के पादरी पर शक हो जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस पादरी का कुछ कनेक्शन इस ग्रुप के साथ ज़रूर है, जो ग्रुप इन एलीट्स या कह लीजिए इल्यूमिनाटी के खिलाफ काम कर रहा है। अब इस बात की तह तक जाने के लिए रॉडी पाइपर उस चर्च में जा घुसते हैं, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ है, दे लिव वी स्लीप। इसका मतलब हुआ वो जी रहे हैं और हम सो रहे हैं। ये इस फिल्म का एक बहुत पावरफुल मैसेज है, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो एलीट्स हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग हमें इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी शान से जी रहे हैं। फिर यहाँ हम लोग हैं जो कि एक झूठे समाज में जी रहे हैं, जहाँ हमें ब्रेन वॉश करके हमें नींद में रखा जा रहा है। आगे इस फिल्म में हम देखते हैं कि रॉडी पाइपर को इस ग्रुप के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो इस दुनिया के रूलिंग एलिट्स को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, और इन लोगों ने इस चर्च के नीचे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में अपना हेडक्वार्टर भी बना रखा है। लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद पुलिस को इस हेडक्वार्टर के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस वजह से इस चर्च के ऊपर एक बहुत बड़ी रेड की जाती है और इस चर्च को पूरी तरीके से तहस नहस करके वहाँ की सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया जाता है। काफ़ी लोगों को ज़बरदस्ती अरेस्ट भी किया जाता है। इस वजह से उस शहर में एक लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है, क्योंकि जो एलिट्स पावर में हैं वो लोग नहीं चाहते कि हमारी सच्चाई किसी के भी सामने आए। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद रॉडी पाइपर को भी ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है। इसलिए वो दोबारा उस चर्च में जा घुसते हैं, जहाँ जाने के बाद वो दो अजीब चीज़ें नोटिस करते हैं। पहला, पुलिस ने उस दीवार को पेंट से ढक दिया है जिस दीवार पर वो मैसेज लिखा हुआ था, दे लिव वी स्लीप। इस चीज़ से साफ जाहिर था कि पुलिस नहीं चाहती थी कि कोई भी इस मैसेज को पढ़े। दूसरा, उस चर्च में उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे चश्मे यानी सन ग्लासेस भरे होते हैं। हालांकि पहले रॉडी पाइपर को लगता है कि ये एक मामूली साधारण से चश्मे हैं जिन्हें किसी ने वहाँ छोड़ रखा है, लेकिन जब उन्होंने इस चश्मे को अपनी आंखों पर लगाया तब उन्हें समझ में आया कि ये कोई साधारण चश्मे नहीं हैं। इन चश्मों की मदद से उस सच्चाई को देखा जा सकता था जो हमसे छुपाई जा रही है। जब रॉडी पाइपर ने इस चश्मे को लगाकर एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड की तरफ नजर डाली तब उन्हें एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ दिखी। उन्होंने देखा कि इन बोर्ड्स में अलग अलग तरह के सब्लिमिनल मैसेजेस छुपे हुए हैं, जिनकी मदद से हमारे दिमाग को प्रोग्राम करके हमें कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक सब्लिमिनल मैसेज है ओबे का, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारी बात मानो। मैरी एंड रिप्रोड्यूस, यानी शादी करो और बच्चे पैदा करो। नो इंडिपेंडेंट थॉट्स, यानी अपनी सोच और समझ को इस्तेमाल मत करो। और ऐसे ही अलग अलग सब्लिमिनल मैसेजेस को हमारे शहर में चारों तरफ बिखेर दिया गया है, जिससे लगातार हमारी माइंड प्रोग्रामिंग करके हमें नींद में रखा जा रहा है, ताकि इन लोगों की असलियत कभी दुनिया के सामने आ ही ना पाए। आगे हम देखते हैं कि जब रॉडी पाइपर इस चश्मे लगाकर एक बुक स्टॉल की तरफ जाते हैं तब वो वहाँ देखते हैं कि हम जिन न्यूज़ मैगजीन्स या हॉलीवुड मैगजीन्स में सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ते हैं उनमें सिर्फ बेकार की बातें लिखी होती हैं, जिनका कोई मकसद नहीं सिवाय हमें सच्चाई से दूर भटकाए रखकर हमें अपने फ़ायदे के लिए ब्रेन वॉश करने के। और इसके बाद आता है इस फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन। What's your problem? I said, what's your problem? जब रॉडी पाइपर अपनी नज़र इन मैगजीन से हटाकर एक इंसान की तरफ डालते हैं
तब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जो लोग अमीर और अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास पैसे के ऊपर पूरा कंट्रोल है, यानी जो लोग एलीट फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग इंसान नहीं बल्कि रेप्टिलियंस हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर इंसानियत का नामो निशान तक नहीं होता। और इसी जगह रॉडी पाइपर को पैसों की भी असलियत दिखाई देती है। दिस इज़ योर गॉड, यानी पैसों को हमारा खुदा बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। आज अगर हम अपनी दुनिया में भी देखें तो यहाँ पर भी लोग पैसों के लिए दूसरों की जान लेने को तैयार हैं। कुछ लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे इस फिल्म में रॉडी पाइपर एक ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और वहाँ उन्हें क्या देखने को मिलता है वो ज़रा आप भी देखें। अब अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। Vital. The old cynicism is gone. We have faith in our leaders. We're optimistic as to what becomes of it all. It really boils down to our ability to accept. We don't need pessimism. Our nation, our ideal of vision. Excuse We don't want me. to just survive. You know, We want to you look like your head fell in the cheese dip back in 1957. You see, I take these glasses off. She looks like a regular person, doesn't she, huh? Put them back on. Formaldehyde face. That's what we got. That's enough out of you. You get out or I call the cops. God, the cops. You know what you need? You need a Brazilian plastic surgeon. I've got one that can see. ये बातें सुनने के बाद इन रिप्टिलियंस को ये पता चल जाता है कि ये इंसान यानी रॉडी पाइपर हमारी असलियत जान चुका है, इसलिए वो फ़ौरन पुलिस को इस बारे में खबर दे देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें एक्सपोज करे। अब रॉडी पाइपर को लगने लगता है कि वो इन सब से अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए वो अपने दोस्त जिनका नाम फ्रैंक था उसे भी इन सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक रॉडी पाइपर की बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें एक पागल समझता है और उनकी बातों को सुनने से ही इनकार कर देता है, जिस वजह से फ्रैंक और रॉडी पाइपर के बीच में काफ़ी झगड़ा भी होता है। लेकिन आखिर में रॉडी पाइपर किसी तरह से फ्रैंक की आंखों पर वो चश्मा लगाने में कामयाब हो जाते हैं। तब जाकर फ्रैंक को सारी असलियत पता चलती है और वो रॉडी पाइपर की मदद करने को तैयार हो जाता है। ये सीन असल में ये दिखाने को बनाया गया था कि आज जब हमारे जैसे लोग जिन्हें सच्चाई के बारे में पता है जब अपने दोस्तों को इन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं तब वो भी बिल्कुल फ्रैंक की तरह हमें भी बेवकूफ़ समझते हैं। खैर, आगे हम देखते हैं कि फ्रैंक और रॉडी पाइपर दोनों ही जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं जो ग्रुप शुरुआत से इन एलीट्स को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद उसी ग्रुप की एक मीटिंग होती है जहां रॉडी पाइपर को यह पता चलता है कि कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो इन एलीट्स के हाथों, इन रिप्टिलियंस के हाथों बिक चुके हैं। वो भी इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, ठीक जिस तरीके से आज कुछ हॉलीवुड स्टार्स और सिंगर्स इल्यूमिनाटी के हाथों बिक चुके हैं। लेकिन इस मीटिंग के दौरान ही अचानक से उस बेसमेंट में पुलिस की रेड हो जाती है, जहाँ पर पुलिस बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। लेकिन फ्रैंक और रॉडी पाइपर किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं और इसी दौरान वो दोनों एक टीवी चैनल चलाने वाली कंपनी की बिल्डिंग में जा घुसते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि इन एलीट्स ने कुछ ऐसे रेडियो टावर्स लगा रखे हैं जिनकी मदद से खतरनाक रेडिएशन छोड़ जाते हैं और इन्हीं रेडिएशन की मदद से इस शहर में रहने वाले लोगों को ब्रेन वॉश रखा जा रहा है। अब ये सुनकर ये दोनों बिल्कुल ठान लेते हैं कि हमें इन रेडियो टावर्स को तबाह करना ही होगा और इसके लिए उन्हें किसी तरीके से इस बिल्डिंग की छत पर जाना होगा, क्योंकि वही वो जगह है जहाँ पर इन टावर्स को लगाया गया है। पर छत तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि पुलिस भी इन दोनों का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग तक पहुँच चुकी थी।
अब इसी बीच इन दोनों को एक औरत मिलती है जिसका नाम था हॉली टॉम्पसन, जो कि उस टीवी चैनल की नेटवर्क एग्जीक्यूटिव थी। हॉली टॉम्पसन शुरुआत में काफ़ी शरीफ और मदद करने वाली औरत नजर आती है, पर बाद में पता चलता है कि वो भी इन रिप्टिलियंस के हाथों बिक चुकी है और वो धोखे से फ्रैंक को गोली मार देती है। अब रॉडी पाइपर अकेले जाते हैं, पर वो किसी तरीके से बचकर उन रेडियो टावर्स को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रॉडी पाइपर पर गोली चला देती है। इस वजह से रॉडी पाइपर की वहाँ पर मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते रॉडी पाइपर को इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने इन रेप्टिलियंस, इन एलिट्स का पर्दाफाश कर दिया है। जैसे ही टावर्स तबाह हो जाते हैं, वैसे ही आम जनता की आंखों से पर्दा हट जाता है और सभी लोगों को इन रेप्टिलियंस का असल चेहरा साफ साफ नजर आने लगता है। अब बस मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल दिया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और एक चीज़ की अगली वीडियो बिग बॉस पर होने वाली है और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो बातें आपको उसमें देखने को मिलेंगी वो आपने अब तक किसी और वीडियो में नहीं देखी होंगी।